अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बिहार की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बिहार की मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूंगा, जो आने वाले बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षाओं में आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार की जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो देखते हैं कि बिहार के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसे गंगा कहा जाता है। गंगा ऐसी नदी है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। गंगा के उत्तर का क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तर बिहार के मैदानी भाग की मिट्टी, और गंगा के जो दक्षिण में है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण बिहार की मैदानी भाग की मिट्टी। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार की मैदानी भाग की मिट्टी को। उत्तर बिहार की जो मिट्टियां हैं उसमें हम लोग खास करके देखते हैं कि जो नेपाल से हिमालय से जो निकली हुई नदियां हैं, जैसे यहाँ घाघरा हो गया, गंडक हो गया, या बागमती हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी हुई, महानंदा हुई, ये सब नदियां अपने द्वारा जो लाती हैं मिट्टी, अल्लाह करके उत्तर बिहार के क्षेत्रों में अपना निक्षेप कर देती है। उसी से इस क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर बिहार के जो मैदानी भाग में मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग विभिन्न क्षेत्र के अनुसार, उसका विशेषता के अनुसार चार भागों में बांट करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वह है उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी या तो उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। दूसरा चीज हम लोग इसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जिसका निर्माण हम पहले भी बोल चुके हैं कि हिमालय से जो निकली हुई नदियां हैं उसके द्वारा जो प्रवाहित कर या तो उसके द्वारा लाई गई अवसादों को निक्षेप करके बनाई गई है। इसी में आता है उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी जो है वह बिहार के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, अर्थात यह जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण, यहां पाया जाता है। इसमें देखने को हमको मिलता है कि यहाँ सोमेश्वर की श्रेणी से या तो सोमेश्वर की श्रेणी के जो पैरों तले जो मिट्टी है उसकी बात हम कर रहे हैं। वर्षा की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में करीब करीब बिहार में 200 सेंटीमीटर के अनुसार वर्षा होती है। तो वर्षा की अधिकता के कारण इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जीवाश्म भी देखने को मिलेगा। यहां आपको देखने को मिले इसका जो रंग है वह रंग भूरा या तो पीला देखने को मिलता है। इस मिट्टी का अर्थात के पर्वत पादीय मिट्टी की विशेषता के बारे में हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषता है यह है उपज की दृष्टि से मध्यम आकार का, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ उतनी उपजाऊ यह क्षेत्र नहीं है जितना कि आपको बाद के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यह जो है मध्यम उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ की मुख्य फसल जो है वह है धान, मक्का तथा जौ। इसके सिवाय यहाँ और भी फसल आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो है उत्तर बिहार की जो मैदानी भागों की मिट्टी वह है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी को हम लोग देखते हैं यह पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होकर आपको यहाँ किशनगंज तक आता है। इसकी फैलाव पश्चिमी चंपारण से किशनगंज है। चौड़ाई की दृष्टि से देखते हैं तो यह जो तराई मिट्टी है यह 5 से 7 किलोमीटर है। एक पतली पट्टी के रूप में नेपाल की तराई के साथ सटे सटे किशनगंज तक पहुंच जाती है। इसका मिट्टी का जो निर्माण होता है वह निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त
प्रदीप पदार्थों के निक्षेप से हुआ है। इसका विस्तार हम लोग देखें कि नेपाल के सटे सटे बिहार में चला है। इसकी चौड़ाई हम लोग देख लिए कि 5 से 7 किलोमीटर है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। कारण है कि हिमालय से जो नदियां निकली हैं वो तुरंत आकर के बिहार में प्रवेश करते हैं, तो इन क्षेत्रों में पानी की भरपूर मात्रा रहती है, इससे नमी काफी रहती है। साथ ही साथ वर्षा का जो जल होता है इन क्षेत्रों में अधिक होने के कारण में जल जमाव की स्थिति अधिक होती है। तो निश्चित है कि यहाँ पर खास कर करके ऐसे फसल का निर्माण किया जाएगा या तो पैदा किया जाएगा जहां पानी की मात्रा अधिक बढ़ जाए। उस रूप में हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में धान की खेती, पटसन अर्थात कि जूट की खेती, सरसों की खेती और थोड़ी मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, अर्थात कि इनके लिए ये उपयुक्त है। अब हम आते हैं उसके तुरंत नीचे, वह आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण के नीचे वाला भाग, यानी दक्षिण से प्रारंभ कर के पूरा क्षेत्र किशनगंज पूर्णिया का क्षेत्र तक, ये पूरे क्षेत्र जो है ये उत्तर बिहार का करीब करीब 90% क्षेत्र को छेके हुआ है। यह है जलोढ़ मिट्टी का। यह जलोढ़ मिट्टी को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यानी कि बिहार का पश्चिम क्षेत्र लेकर के पूरब क्षेत्र तक पूरे भागों में फैला हुआ है, जिसको हम लोग 2 भागों में बांट कर के देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जिसको कि बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है बांगर का, एक गंगा और गंडक का दोआब क्षेत्र है। आप गंगा यहां देख रहे हैं, यहां पर आपको गंडक आते हुए मिलेगी, इसी का दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का अर्थ होता है कि 2 नदियों का बीच का क्षेत्र। यह पुराना मैदान है। कारण पुराना मैदान इसलिए कह रहे हैं कि नदियों ने अपने मार्ग को बदल दिया, जिससे कि यह क्षेत्र कुछ ऊंचा उठ करके रहा, जहां की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं आता है। अगर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता तो इसमें नए मिट्टी को ला देता, लेकिन नया मिट्टी नहीं है, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ नहीं आती, इसलिए पुरानी मिट्टी हो गई। तो हम इसको दूसरे रूप से कह सकते हैं कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी है, जिसको हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें उर्वरा शक्ति यानी कि उपजाऊ भूमि यह बहुत ज्यादा होती है। अगर इसमें समुचित सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए तो यह क्षेत्र काफी उपजाऊ हो जाएगा। इसमें मक्का, जूट, धान, गेहूं इत्यादि की फसल काफी मात्रा में उपजाई जाती है। इसके बाद गंडक के नदी के पूरब से लेकर करके आपको पूर्णिया तक का क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यह क्षेत्र आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसको कि खादर मिट्टी भी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी इसलिए कहते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ये सब नदियां से जब भी आती है अपने साथ में अवसाद लेकर के आती है और यहाँ छोड़ देती है। आपको पता होगा जब मैं नदियां पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया था कि कोसी नदी प्रत्येक साल अपने साथ काफी मात्रा में जल लेकर करके आती है और इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तो निश्चित है कि यहाँ पानी की मात्रा बहुत हो जाएगी। तो यह क्षेत्र एक तो नमी लिए हुए, दूसरा नई मिट्टी लिए हुए, यह काफी ही उर्वरा लिए हुए होते हैं, यानी कि काफी उपजाऊ होती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी की जो विस्तार को हम लोग देखेंगे, यह देखेंगे गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक का निचली घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी। इसमें मुख्यतः कले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप याद रखेंगे इसमें कले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि बालू की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए यह जो क्षेत्र है धान की खेती के लिए विख्यात है।
जब मैं बिहार की जलवायु पर आऊंगा उस समय बताऊंगा कि यहाँ पर, और कहने का बिहार में, दक्षिणी बिहार में जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है 100 से 90 सेंटीमीटर वर्षा, वहीं देखने को मिलता है उत्तर बिहार में 140 से 130 सेंटीमीटर वर्षा। अर्थात कि हम औसत बारिश की जब बात कर देते हैं, यानी औसत वर्षा की बात करते हैं, तो औसत वर्षा आपको 125 सेंटीमीटर की होती है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा गंगा का ऊपर का क्षेत्र में, गंगा का ऊपर का क्षेत्र अर्थात कि उत्तर बिहार का मैदानी भाग की जो मिट्टी, उसमें पहला है पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा हम लोग देखते हैं तराई मिट्टी, तीसरा हम लोग देखते हैं पुरानी जलोढ़ अर्थात की बांगर मिट्टी, और चौथा देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात की खादर मिट्टी। 63वीं बिहार लोकसभा आयोग में यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ चुका है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, और दूसरा हम लोग बांट करके जब पढ़े तो दूसरा हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार का मैदानी भाग की मिट्टी, अर्थात जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है और छोटा नागपुर के पठार का उत्तर का क्षेत्र, यानी कि झारखंड का उत्तर का क्षेत्र, इस भाग में जो मिट्टियां पाई जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम गंगा के जो किनारे किनारे हम लोग देख रहे हैं एक मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ जब यहाँ से कर्मनाशा नदी आई, सोन आई, पुनपुन आई, फल्गु आई या क्यूल आई, इन नदियों के तट पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसको बोला जाता है कगारी मिट्टी। यहाँ पे यह है कगारी मिट्टी। बिहार की दक्षिण में जो नदियां के किनारे संकीर्ण पट्टी के रूप में, यानी पतली पट्टी के रूप में जो प्राकृतिक तटबंध है, अर्थात हम जब बढ़ा रहे हैं नदियां, उसमें आप लोगों को बताया था कि नदियों के किनारे एक उच्च प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, उसको हम लोग तटबंध बोलते हैं। उस तटबंध के किनारे में ही आपको कगारी मिट्टी देखने को मिलेगी। यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी एक प्रकार की कांप युक्त अर्थात के चूना प्रधान मिट्टी है। इसका रंग भी हम लोग को देखने को मिलता है हल्का रंग और भूरा रंग। उसके बाद हम लोग जो दूसरी मिट्टी देखते हैं दक्षिण बिहार की, वह है टाल मिट्टी। गंगा के दक्षिण में प्राकृतिक जो तटबंध है, यानी कि कगारी मिट्टी से दक्षिण में बाढ़ग्रस्त का यह क्षेत्र है, जहां की प्रत्येक साल बरसात के दिनों में पानी भरा हुआ रहता है। यह जो क्षेत्र है यह बक्सर से लेकर करके यहां भागलपुर तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वह बक्सर से प्रारंभ होकर करके भागलपुर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात हम करते हैं यहाँ पे, वह 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है यह विशेष रूप से रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कारण है कि जब बाढ़ की पानी इन क्षेत्रों में भर जाती है, भरने के उपरांत में जब यह पानी निकल जाता है तो काफ़ी नमी और काफ़ी उपजाऊ रहता है, जो रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। यह दलहन, सिर्फ रबी फसल में विशेष रूप से दलहन के लिए प्रमुख है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसका तीसरा है बिहार में जो पाई जाने वाली मिट्टी, वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात की करेल कवाल मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यानी करेल कवाल मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में रोहतास से लेकर करके, मतलब कि यहाँ से आपको प्रारंभ होता है रोहतास जिला से लेकर करके, उसके बगल में चलेंगे गया, गया के बाद है पटना, पटना के बाद मुंगेर, होता हुआ यहाँ भागलपुर तक फैला हुआ है। करेल मिट्टी, इसकी जब हम बात करते हैं करेल मिट्टी की, करेल मिट्टी क्षारीय प्रकृति के लिए हुए है। वहीं कैवाल मिट्टी को जब हम देखते हैं तो वह देखते हैं कि इसमें क्षारीय एवं अम्लीय गुण
काफी संतुलित मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग भी हमको देखने को मिलता है गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला। इसमें देखते हैं केरल कवाल मिट्टी में कि पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इतना अत्यधिक होती है जिसके कारण ही यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, यानी कि उर्वरा शक्ति ये लिए हुए होती है। इस मिट्टी को अर्थात कि केरल कैवाल मिट्टी को भांगर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग, भांगर मिट्टी। यह याद रखने का आपका है। दक्षिण बिहार की जो आगे की मिट्टी है, चौथा मिट्टी है बलथर मिट्टी। आप देखेंगे टाल क्षेत्र के तुरंत थोड़ा सा नीचे में आपको बलथर मिट्टी देखने को मिलता है। इसका भी विस्तार हम लोग देखते हैं तो यह कैमूर की पहाड़ियां से स्टार्ट होकर करके थोड़ी सी यहाँ कैमूर की पहाड़ी जहां से स्टार्ट होता है यानी प्रारंभ होता है, और उसके बाद में भागलपुर तक यह पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसका रंग पीलापन लिए हुए हल्का लाल होता है। इसमें बालू और कंकर की मात्रा भरपूर मात्रा में होते हैं, बहुत मात्रा में पाई जाती है, यानी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ यह बहुत ही कम उपजाऊ की मिट्टी है। आपको बहुत सा किताबों में यह देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा हम इसको बांट करके जब हम बांटे तीसरे भाग में, वह है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी बिहार के संकीर्ण यानी कि पतली पट्टी के रूप में दक्षिण के पठार की जो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है उसमें मिलता है। इसका जो रंग है वह लाल पीला विशेष करके देखने को मिलता है। इसको हम लोग दो भागों में खास करके बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग हम लोग बांट करके पढ़ेंगे इसमें, वो है कैमूर की लाल बालू का मिट्टी। यह जो कैमूर का क्षेत्र है, लाल जो बालू का मिट्टी है, इसका विस्तार को जब हम देखते हैं तो यह देखते हैं कि कैमूर, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी का जो भाग है उसमें गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई आदि जिलों में यह मिलता है। लेकिन इसको विशेष रूप से कैमूर के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए कैमूर की लाल बालू का मिट्टी के नाम से यह प्रसिद्ध है। लाल होने का मेन या तो मुख्य कारण यह है कि इसमें लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं वो है लाल पीली मिट्टी। दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी में दूसरी मिट्टी हम लोग देखते हैं वह है लाल पीली मिट्टी। इसका जो विस्तार है वह जमुई, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्र, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में यह मिलता है। इस तरह से हमने दक्षिण बिहार का सीमांत पठार की मिट्टी दो भागों में बांट करके देख लिया। इसके अलावे बिहार में कुछ और भी मिट्टियां पाई जाती है। वह मिट्टी है पहला बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी की जो हम बात कर रहे हैं, यह खादर क्षेत्र के बाद पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरते हुए पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट तथा चंपारण का शेष दक्षिण पश्चिम का भाग यह का क्षेत्र है जो इन क्षेत्रों में मिलता है। इसकी जो उर्वरा शक्ति है वह काफी निम्न है। इसमें चूने की मात्रा बहुत मात्रा में पाई जाती है, लगभग की 30%, कहीं कहीं पर 30% से अधिक भी मिलती है। बांका जिला के ऊंचे वाले भाग में आपको लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, जो भी देखने को मिलता है। दक्षिण भाग में अगर बिहार को देखेंगे तो गया, जमुई, नवादा, इसमें आपको जो किनारे जो कि झारखंड के हजारीबाग जिला से सटता हो
उन क्षेत्रों में आपको अवरक मूलक मिट्टी पाई जाने की संभावना ज्यादा है। कहीं कहीं अवरक भी मिलती है, इसलिए इसको अवरक मूलक मिट्टी कहते हैं। या ऊंचे क्षेत्रों में इस मिट्टी का रंग गुलाबी हो जाता है, वहीं निचले क्षेत्रों में इसका रंग पीला हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि बिहार में दो भागों में बांटने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार का जो सीमांत क्षेत्रों है इसको भी देखते हैं तो कुल 9-10 तरह की मिट्टियां बिहार में पाई जाती है। जहां दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर के पठारों से निकलने वाला या तो पठारों से निकलने वाले नदियों के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी के कारण इस क्षेत्रों में मिट्टी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जिसमें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी खास कर करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां की आपको देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार के द्वारा सोन नदी पे एक बांध बना करके उससे 2 नहर निकाल करके एक पटना की ओर लाती है, दूसरा बक्सर की ओर लाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को काफी अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध करा देती है, जिससे यह काफी उपजाऊ साबित हो जाती है। वहीं उत्तरी बिहार में देखते हैं कि हिमालय से आने वाली नदियों के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है। संभावना है कि आने वाले एग्जामिनेशन में सिर्फ मैप पर आप अगर एक दृष्टि डाल लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। इसलिए मैं आज कोशिश किया हूं कि जो भी आपको बताऊं वह मैप के सहारे ही बताऊं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी सहूलियत हो। यहीं पर मैं अपना आज का ब्लॉग समाप्त करता हूं। आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं बिहार की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो हमारे चैनल में नए आए हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।